आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जर्मनी के राजदूत की भी है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन चर्चा में आ गए। दरअसल उन्होंने एक महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीदी और उस पर नींबू मिर्ची भी लगा दी। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो वो सुर्खियों में आ गए। इसी वीडियो में वो नारियल फोड़ते भी दिखाई दिए। I really like that little ceremony. It's very Indian. We broke the coconut and we put the chili and lemon inside. And my drivers told me that you do that. It is auspicious. It is like a blessing to the car, and I'm very happy to do it because I'm in India. छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के भानु प्रतापपुर मंडल अध्यक्ष ने नोटों की गड्डियों से जुड़े एक वीडियो पर सफाई दी। मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी के मुताबिक ये नोट अवैध नहीं है और ये वीडियो उन्होंने नादानी में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इससे पहले इसी वीडियो को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा था। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो जो पैसे दिख रहे हैं वो मेरे परिवार के पैसे हैं, जो लीगल पैसे हैं। आपने हमने को क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया आपने हमें। अब हमारी आपको बता दें। हाँ हम आपका वो टी शर्ट भी है। हाँ टी शर्ट भी है। ड्यूटी में दिया था आपने। ड्यूटी में दी थी। अब शादी भी करवाए हम। यूपी के महोबा में एक पेट्रोल पंप कर्मी ने बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत से अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि इस शख्स ने वोट देने के बदले शादी करवाने की मांग की। वहीं विधायक ने भी जल्द लड़की की तलाश कर शादी करवाने का आश्वासन दिया। और मैं प्रयास करूंगा कि आपने मुझे वोट दिया है। ठीक है जी। साहब कितनी तनख्वाहें हैं? अगर बिटिया वाले पूछे तो कब बताएं हम? 6,000। खाना पीना वो घर पर। घर अपना खुद का है? 50 बीघा 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने चरखारी में। तो तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो तुम। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड भी जुट गई। कोस्ट गार्ड की ये टीमें प्रभावितों को मेडिकल सहायता पहुंचाने में भी सक्षम हैं। इस बीच तमिलनाडु में सरकार ने ऐलान किया है कि वहां अम्मा कैंटीन में 2 दिनों तक लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। बिहार के भागलपुर में एक शख्स सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंच गया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि 48 साल के प्रकाश मंडल को एक सांप ने काट लिया था। फिर वो इस सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंच गया। इस दौरान उसने अपने एक हाथ से सांप का मुंह पकड़ा हुआ था। ऐसे में सांप को देखते ही अस्पताल में डॉक्टर और दूसरे मरीज हैरान रह गए। का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बेहद शर्मनाक करतूत से जुड़ी है। गाजियाबाद में एक परिवार ने अपनी सुविधा के लिए एक मेड यानी कि घरेलू सहायिका को रखा था, लेकिन उसकी ऐसी घिनौनी करतूत का भंडाफोड़ हुआ है जिसे जानकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आपके मन में घरेलू सहायकों के प्रति नफरत भी हो सकती है। हालांकि पुलिस की माने तो आरोपी महिला का कहना है कि घर के मालिक की डांट फटकार के चलते उसने घिनौनी हरकत की। दरअसल वो खाना बनाने में यूरिन इस्तेमाल करती थी। ऐसे में जरूरी है कि खुद भी आप सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर माता पिता की ख्वाहिश अपने बच्चों की सही देखभाल करने की होती है, लेकिन जब बच्चों के पिता के साथ उनकी माँ भी कामकाजी हो तो इसमें कुछ मुश्किलें आती हैं। लिहाजा इसके चलते अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए माता पिता घरेलू सहायकों की मदद लेते हैं। खासकर महिला को वो तवज्जो देते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके लिए घरेलू सहायिका को एक तय रकम भी दी जाती है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है तो महिलाओं को ममता की मूरत।
कई मामलों में ममता की मूरत मानी जाने वाली महिलाओं को लोगों ने रखा तो बच्चों की देखभाल के लिए, लेकिन कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां घरेलू सहायिकाएं बच्चों के लिए ममता की मूरत नहीं बल्कि काल की सूरत जैसी साबित हुई। अब ऐसी घरेलू सहायिका से जुड़ा एक ताजा मामला सामने आया है जो न सिर्फ बेहद हैरान करने वाला है बल्कि घर के कामकाज के लिए रखी जाने वाली महिलाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए ऐसे मामले को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। जरा सोचिए, अपनी सहूलियत के लिए आपने घर के कामकाज के लिए किसी महिला को रखा है, आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि वो महिला न सिर्फ आपके परिवार का विश्वास तोड़ रही है बल्कि पूरे परिवार के लिए बीमारी का कारण भी बन रही है, तो आपका क्या हाल होगा? दिल्ली के पास गाजियाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें खाना बनाने वाली महिला की बेहद घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हुआ है। पहले बच्चों के साथ घरेलू सहायिकाओं की मारपीट करने वाली घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन गाजियाबाद में जो घटना सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है। यहाँ की एक सोसाइटी में रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी ने अपनी घरेलू सहायिका के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने घरेलू सहायिका पर खाना बनाने में यूरिन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एफआईआर के मुताबिक उनके घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका किचन के बर्तन में यूरिन कर उसी से आटा गूंथकर रोटियां बना रही थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल शिकायतकर्ता के घर में ये महिला बीते 8 साल से काम कर रही है। परिवार को अपनी घरेलू सहायिका पर पूरा भरोसा था, लेकिन कुछ महीनों से परिवार के सदस्य पेट की गड़बड़ी और लीवर की बीमारी से ग्रसित होने लगे। शुरू में उन लोगों ने संक्रमण समझकर डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन उससे राहत नहीं मिली। परिवार को खाने में कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। किचन में मोबाइल का कैमरा ऑन कर चुपके से रख दिया गया। परिवार के लोगों ने जब वो वीडियो देखा तो वो सन्न रह गए। वीडियो में घरेलू सहायिका किचन के बर्तन में यूरिन करती नजर आई। इसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ कि वो किस तरह उसी में आटा गूंथ कर रोटियां बना रही थी। घरेलू सहायिका किस घिनौनी को हरियाणा में गुरुवार को फिर बीजेपी सरकार संभालेगी कमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी एक बार फिर सरकार की कमान संभालेंगे। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब बीजेपी की नई सरकार दोबारा गुरुवार सुबह शपथ लेगी। इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर और किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया गया। वहीं रबी सीजन की 6 फसलों का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए तो सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी का इजाफा किया गया।
अब सभी वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी से एनएसजी कमांडो हटा लिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ये प्रस्ताव लागू कर दिया जाएगा। अब एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होगा। वहीं जिन वीआईपी को बहुत ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई गई है, उनकी सिक्योरिटी की कमान अब सीआरपीएफ संभालेगी। भारत से भगौड़ा घोषित और विवादित उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी। साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जाकिर भगौड़ा घोषित किया जा चुका है और इस याचिका पर जाकिर के दस्तखत नहीं है, लिहाजा एक घोषित भगौड़ा कैसे याचिका दाखिल कर सकता है। ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वहीं अदालत ने याचिका दायर करने पर उठे सवालों समेत सभी पहलुओं पर जवाब मांगा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री ने सक्रिय सदस्यता ली। सक्रिय सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ता को एक बूथ या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को रजिस्टर करवाना होगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को मंडल समिति समेत दूसरी समितियों में बड़े मौके भी मिलेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पहला मुख्यमंत्री मिल गया। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने शामिल होकर एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हुई, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शपथ ग्रहण के साथ सरकार तो बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के दूसरे दलों ने अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. I, Satish Sharma, Sakina Iddood, जावेद अहमद राना हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून की रूह से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली चुनी हुई सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने 10 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. सीएम उमर के साथ 5 दूसरे नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 5 मंत्रियों की लिस्ट में शामिल सुरिंदर सिंह चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो जम्मू रीजन से आते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होने का संदेश दिया। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, डीएमके से कनिमोई, एनसीपी सीपी की सुप्रिया सुले से लेकर सीपीएम से प्रकाश करात तक इस समारोह में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने चुनाव भले मिलकर लड़ा, लेकिन सरकार में वो शामिल नहीं हुई है। वो बाहर से समर्थन दे रही है। जो जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि हमारी पहचान डोगरा रियासत जो हमसे छिन गई है उसको वापस दीजिए। हमने उस चीज को हाईलाइट करने के लिए, जरूरी नहीं आज शपथ में अगर कोई शामिल नहीं हुआ, एक संदेश देना जरूरी था। इसलिए वो ज्यादा अहम है कि कोई मंत्री बन जाए। सरकार हमारी है, कोalition गवर्नमेंट है, और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता के मसले, अहम मुद्दे जो हैं उनको अहमियत मिले। उमर अब्दुल्ला पहले भी जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था और अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, अब बाकी राज्यों की तरह ही 5 साल होगा। पहले राज्य से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियां विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उपराज्यपाल के पास ताकत आ गई। अब नई सरकार बनने के बाद भी काफी हद तक सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक संरचना पूरी तरह से बदल गई है और अब वहां सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है। आशंका है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास था, अब उपराज्यपाल के पास है।
पहले महाधिवक्ता, एसीबी, जेल जैसे महकमों में तैनाती राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, अब एलजी के नियंत्रण में है। पहले जम्मू कश्मीर सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी, अब उसे केंद्रीय सूची के कानूनों का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, पहले विधानसभा में बिल पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी नहीं थी, अभी बिना एलजी के मंजूरी के कोई बिल नहीं लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल के किसी फैसले को इस आधार पर अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि फैसले से पहले मंत्री परिषद की राय नहीं ली गई। इसके अलावा उपराज्यपाल के किसी भी काम की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उन्हें ऐसा करते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था या उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्हें किसी तरह के टकराव की उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक उनकी तरफ से कम ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो। उपराज्यपाल की तरफ से ये भरोसा भले दिया जा रहा हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के बाकी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू भी कर दी है। वो 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर सियासी दांव खेल रहे हैं। बहुत अच्छा है कि लोगों ने एक मेजॉरिटी दी इस सरकार को, इस अलायंस को, और एक स्टेबल गवर्नमेंट दी। तो मुझे उम्मीद है जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी को लेके, ड्रग एडिक्शन को लेके, बिजली को लेके, खासकर जो 2019 में जो फैसला हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार है सबसे पहला रेजोल्यूशन जो ये लाए वो कंडेम करे उस दिन के फैसले को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस भरोसे से लोगों ने एक मेजॉरिटी दी है सरकार को, तो ये उस भरोसे की लाज रखेंगे। आज उमर साहब को एजाज हासिल हुआ कि यूटी के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उमर साहब बन गए। हमने इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा रजिस्ट करें, पहले स्टेटहुड वापस आए, आप ओथ तब तक ना लें, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ दाल में काला नजर आया। लेकिन फिर भी आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारा उनके साथ सपोर्ट होगा, जहां वो लोगों के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। AIP उनके पीछे खड़ी रहेगी, और जहां हमें लगेगा कि लोगों के मफादात के खिलाफ बात हो रही है, वहां हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर में बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 319 अंक लुढ़ककर 81,501 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 86 अंक फिसला, ये 24,971 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान बैंक और IT समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। साथ ही माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार हो रही बिकवाली की वजह से भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,900 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1,000 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 93,500 रुपए हो गई। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक के लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया। कंपनी 4 नवंबर को इसे पेश करेगी। रॉयल एनफील्ड ने इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि इसमें बाइक के फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में अपनी सबसे अफोर्डेबल सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV अर्बन क्रूजर टेसर का लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया। खास बात यह है कि फेस्टिवल सीजन में कंपनी इसमें कई एक्सेसरीज को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर ग्राहकों को दे रही है, जिसके लिए कंपनी की ओर से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक टोयोटा टेसर लिमिटेड एडिशन सिर्फ टर्बो वेरिएंट में उपलब्ध होगा और इसकी बिक्री भी सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही की जाएगी। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे वडोदरा की 5 साल की एक ऐसी बच्ची से जिसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसने ये रिकॉर्ड कृष्णाष्टकम के श्लोकों का पाठ करने को लेकर बनाया है। वेदा को संस्कृत के कई श्लोक मुंह जुबानी याद हैं। गलज्वल प्रवाह पावितस्थले तलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमत्निनादमड्डमर्वयं चकारतण्डताण्डवं तनूतुनं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्नलरूपनेजरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि।
शिव तांडव स्तोत्र, जिसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, उसका पाठ ये छोटी सी बच्ची ऐसे कर रही है जैसे इसे संस्कृत में महारत हासिल हो। बहरहाल इस अद्भुत बच्ची से मिलिए। इसका नाम है वेदा। उम्र महज 5 साल है। अभी पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों का पाठ ऐसे करती है जैसे उसे बरसों से इसका अभ्यास हो। और वेदा के इस खास हुनर को पहचान भी मिली है। वेदा ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। सचिव्रजेकमण्डनं समस्ते पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। उसने महज 2 मिनट 49 सेकंड में कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भले ही वेदा ने कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये उपलब्धि हासिल की हो, लेकिन उसे और भी बहुत से संस्कृत के श्लोक, मंत्र और प्रार्थनाएं याद हैं। ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने कृष्णाष्टकम के बाद में मिला है। और क्या है ये कृष्णाष्टकम? वो कृष्णाष्टकम रजे है। किसने सिखाया है ये आपको? ये मेरे को मम्मी और डैडी ने सिखाया है। मुझे आता है कृष्णाष्टकम आता है और रेगिले नंदिनी आता है, फिर गीता का श्लोक आता है, फिर त्रिका संध्या आता है, फिर ऐसा श्लोक आता है। बेशक प्रतिभा ईश्वर की देन होती है, लेकिन उसे निखारे बिना किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। वेदा का संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों से परिचय करवाया उसके माता पिता ने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महज 2 साल की उम्र से ही वेदा उसमें खूब रुचि लेती है और उसे शुद्ध दोहरा भी लेती है, तो उन्हें उसकी विशेष प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने इसे निखारने की सोची और फिर कृष्णाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, गीता के श्लोकों के पाठ का भी अभ्यास कराना शुरू किया। विचार तो ऐसा है कि हमने उसको बचपन से ही सिखाया है, तो अभी मतलब उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी बना है, लेकिन वो जब 2 साल की थी तब से ये सारे श्लोक का वो पठन करती ही है। और अभी उसकी उम्र 5 साल है। अभी उसको 100 से भी ज्यादा श्लोक आते हैं। अभी उसको पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ और वो मुझे सुन के फिर वो सीखती है। रोज कितना समय उसको दिया जाता है? पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर समय दिया जाए, लेकिन हम साथ में जब भी बैठते हैं तो हम मोबाइल का यूज कभी नहीं करते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खेल में उसको सिखाते हैं। आज जब बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हुए हिंदी पर भी पकड़ मजबूत नहीं रख पाते, ऐसे में इतनी छोटी बच्ची के मुंह से संस्कृत के श्लोकों का ऐसे धड़ल्ले से पाठ सुनना हैरान तो करती है और संदेश भी देती है कि बच्चों के लिए घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार कितना मायने रखता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जॉब हायरिंग को लेकर वायरल हुए एक रेडिट पोस्ट के। इस पोस्ट में एक सोशल मीडिया यूजर ने उम्मीदवारों को जॉब ना देने के विचित्र कारण गिनाए हैं। रेडिट यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उसकी कजन एक बड़ी कंपनी में हायरिंग मैनेजर है। यूजर ने पोस्ट में ऐसे 8 अजब गजब कारण गिनाए हैं जो उसकी हायरिंग मैनेजर कजन कैंडिडेट को जॉब नहीं देने की वजह मानती है। खास बात यह है कि ये ऐसे कारण हैं जिनका कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। इनमें एक कारण कैंडिडेट का ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, जबकि दूसरा कारण उसका अधिक आकर्षक दिखना है, क्योंकि इससे वर्क प्लेस पर लोगों का ध्यान भटक सकता है। यूजर के पोस्ट में जॉब ना देने का तीसरा कारण इंटरव्यू के हिसाब से उचित कपड़े ना पहनना बताया गया है। वहीं जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की चौथी वजह कैंडिडेट का हताश दिखना भी शामिल है। वायरल पोस्ट के मुताबिक अगर कैंडिडेट इंटरव्यू में फ्रेंडली शो करने के लिए ज्यादा मुस्कुराता है तो ये भी हायरिंग के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। इसके साथ ही जॉब इंटरव्यू के दौरान पैनल के साथ बातचीत में ज्यादा बोलना भी कैंडिडेट के खिलाफ जाता है।
पोस्ट में रिजेक्ट होने का 7वां कारण गिनाते हुए कहा गया है कि इंटरव्यू से पहले पैनल में बैठे लोगों से ठीक से हाथ नहीं मिलाना भी जॉब ना पाने की वजह बन सकता है। आखिर में इंटरव्यू लेने वाले शख्स से सही सवाल नहीं पूछना भी जॉब खोने का 8वां कारण बन सकता है। हालांकि रेडिट यूजर ने अपनी हायरिंग मैनेजर कजन के विचारों से असहमति जताई है। रेडिट यूजर के इस वायरल पोस्ट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने इस पोस्ट को लेकर गुरुग्राम में कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। वाकई में ऐसे रीजंस होते हैं क्वालिफिकेशन के अलावा जो रिजेक्शन जिन बेसिस पर मिलता है? मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ज़्यादातर तो कोई रीजंस नहीं होते, जैसे किसी ने शर्ट अंडर टक नहीं करी या हैंडशेक प्रॉपर्ली नहीं किया या अटायर ठीक नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बस एक एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे और सारी की सारी प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। हाँ। बट जैसे इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बट उस लिस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस भी एक रीजन जो है वो डाला गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है एक रीजन हो सकता है किसी को रिजेक्शन के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस ये रीजन नहीं हो सकता है किसी को भी रिजेक्ट करने के लिए। अंडर कॉन्फिडेंट पॉसिबली हमारी जो फील्ड है उसमें एक रीजन हो सकता है कि अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है और मेजरली रेज्यूमे के बेस पे रिजेक्शन ज्यादातर होते हैं इस इंडस्ट्री। तो इस तरीके का रीजन नहीं है, बट अगर एज अ फीमेल मैं आपसे बात करूं तो अट्रैक्टिव ज्यादा दिखना वो भी एक रीजन उस लिस्ट में है। तो बीइंग एन गर्ल आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली अट्रैक्टिव दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तुम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऑफिशियल होना इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट रिजेक्शन इस वजह से नहीं मिल सकता है कि तुमने हैंडशेक सही से नहीं किया है या तुम प्रॉपर ड्रेसअप नहीं हो क्या है। ऑब्वियस ये बात है, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एकदम फुल ड्रेसअप होके जाएंगे क्योंकि हम ऑफिशियली इन फ्यूचर कुछ डिपेंड करता है। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आपको उसका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। इंटरव्यूअर को मेनली आपको कितना नॉलेज है उस पोस्ट के लिए, उससे ज्यादा वो मैटर करता है और आपका लुक्स और ये मैटर नहीं करता है। तो ये तो एम्प्लॉयज की बात है, एम्प्लॉयज ने बताया क्या कुछ मैटर करता है नहीं करता, बट हमारे साथ खुद एक HR मौजूद है इस वक्त जो आप बताएंगे एक्चुअल में जो ये लिस्ट है, लंबी लिस्ट फालतू के रीजंस वाली, वो एक्चुअल में है किसी को रिजेक्शन के लिए, किसी भी नए कैंडिडेट के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डेली बेसिस में काफ़ी इंटरव्यूज लेते हैं एज ए HR, तो हमने किसी भी कैंडिडेट को इस बेस में कभी भी रिजेक्ट नहीं किया है। यस, अंडर ड्रेस आपका जो ड्रेस में आपका अटायर में अगर कुछ वल्गैरिटी है स्पेसिफिकली फीमेल में, तो उसको कुछ हद तक हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं, कह सकते हैं, बट इसको मेन रीजन बताना किसी भी कैंडिडेट का रिजेक्शन का ये नहीं है। रिजेक्शन का रीजन हो सकता है आपका कॉलेजेस आपने कहाँ से पढ़ा है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने क्या सबमिट किए हैं, वो कोई फेक तो नहीं है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है जिसके लिए आप इंटरव्यू में नहीं आए तो ऑब्वियसली वो रिजेक्शन होगा। बट अदरवाइज जो आपने सब कुछ बताया लिस्टेड, ये बिल्कुल भी रीजन नहीं बनता किसी भी रिजेक्शन का। तो कुल मिलाकर क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू में। रिजेक्शन होगा तो उसी के बेसिस पे, अदरवाइज जो एक लिस्ट है जिसमें अट्रैक्शन की बात कही जाए या फिर आपका अटायर कैसा है, तमाम ऐसे रजाए उसके रीजन के बेसिस पर जो है वो रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष विदोड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड 15। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कई खबरों को जानने और समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। एप्पल ने अपने ग्राहकों को एक तोहफा दिया। दरअसल उसने आईपैड मिनी भारतीय बाजार में पेश कर दिया। इसमें एप्पल का इंटेलिजेंस फीचर भी मिलेगा। ये टैबलेट 7वीं जनरेशन का टैबलेट है। इसे 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 50,000 रुपए रखी गई है। गूगल ने एंड्रॉयड 15 लॉन्च कर दिया। हालांकि अभी इसकी सुविधा गूगल के पिक्सेल यूजर्स को ही मिलेगी। कुछ समय बाद गूगल के एंड्रॉयड 15 का अपडेट सैमसंग, नथिंग और वीवो समेत कुछ और मोबाइल में भी शुरू कर दिया जाएगा। एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल हाल ही में कंपनी ने ऑप्टिमस रोबोट और बिना ड्राइवर वाली रोबोट टैक्सी लॉन्च की थी, लेकिन निर्देशक एलेक्स प्रोइस का आरोप है कि इन रोबोट का डिजाइन उनकी एक फिल्म से कॉपी किया गया है। ये साइंस फिक्शन फिल्म साल 2004 में आई थी। और अब बात महाकाल की। हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम के लिए महाकाल की दिनचर्या में बदलाव किया गया है। महाकाल के दर्शन, पूजन, भोग और आरती का भी समय बदल दिया गया है। 18 अक्टूबर से महाकाल को गर्म पानी से अब स्नान कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में विराजमान महाकाल का ये भव्य दरबार दुनिया भर में भोलेनाथ के भक्तों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु मंदिर के तय नियमों के मुताबिक अपने आराध्य महाकाल के दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन अब मौसम को देखते हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना और दिनचर्या में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल मंदिर प्रशासन की ये पुरानी परंपरा है जिसके मुताबिक हर साल शीतकाल में भगवान महाकाल के दर्शन पूजन और भोग के समय में बदलाव किया जाता है। मसलन इस बार भी 18 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे होने वाली बाल भोग आरती अब आधे घंटे देर से सुबह 7:30 बजे होगी, जिसमें महाकाल को दही चावल का भोग लगाया जाता है। इसी तरह सुबह 10 बजे होने वाली भोग आरती अब 10:30 बजे होगी। इसमें महाकाल को दाल चावल रोटी सब्जी और मिठाई का भोग लगाया जाता है, जबकि शाम 7 बजे होने वाली संध्या आरती अब आधे घंटे पहले शाम 6:30 बजे से होगी। हालांकि भस्म आरती और शयन आरती पहले की तरह तड़के 4 बजे और रात 10:30 बजे होगी। इसमें जो आरती और पूजन का समय भस्म आरती का तो नित्य वही रहता है, प्रातः 4 बजे, उसी में गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। इसमें आरतियों का समय भी परिवर्तित होता है। जैसे अपनी शाम की बाबा महाकाल जी की संध्या आरती होती है, वो अभी के समय में 7 बजे हो रही है, जो कि परिवर्तित होके शाम को 6:30 बजे हो जाती है। ऐसे ही भोग आरती सुबह जो 10 बजे होती है, वो परिवर्तित होके 10:30 बजे हो जाती है। इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी सर्दी के मौसम में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली तक महाकाल को गर्म पानी से स्नान करवाया जाएगा। हाँ, ठंड के समय में बाबा महाकालेश्वर जी के दरबार में सालों से परंपरा चली आ रही, गर्म पानी से बाबा को स्नान कराया जाता है। ये अपने कार्तिक मास की 14 से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक बाबा को गर्म पानी से परंपरागत भस्म आरती में स्नान कराया जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। गर्मियों में बाबा महाकाल जी को ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है और शीतकालीन सत्र में बाबा महाकाल जी को गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। महाकाल के दर्शन पूजन भोग और आरती में बदलाव की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर साल की तरह इस शीतकाल में भी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और दिनचर्या में बदलाव किया जा रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।